करवा दें यार। कौन मना कर सकता? मेरी तरफ से लंच ऑनलाइन में ना बताइए बात, वरना सारे इधर आ जाएंगे। बहुत सौ को तो यकीन है ना कि कुछ भी हो जाए सरकाशिक और लंच करवाएंगे, इम्पॉसिबल। जी, रिफाइनरी वन produces per day 200, 300, 100 barrel of low, medium and high grade oil respectively. Refinery 2 पता चले रिफाइनरी 11 produces per day 100, 200, 100 barrel of low, medium, high grade oil respectively. If it costs rupees 350 per day to operate refinery 1 and rupees 200 per day to operate refinery 2, how many days should each be operated to satisfy the requirements at minimum cost? In how many days? अच्छा बेटा, ऐसा समझें, ऑयल की प्रोडक्शन उसका काम है, ऑयल की प्रोडक्शन। हालांकि कोई और नंबर ऑफ यूनिट्स भी बना सकता था, लेकिन उसने ये ऑयल ही बना के देने हैं। अब वो कहते हैं कि जो मार्केट में डिमांड है, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था साइंटिफिक ग्राफिक कैलकुलेटर्स का, हमने कहा था कि भाई 200 डिमांड है मार्केट के अंदर, तो 200 से ऊपर ऊपर बनने चाहिए, इस किस्म का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी वो कहता है कि भाई मार्केट में डिमांड है लो, मीडियम, हाई ग्रेड ऑयल की, लो, मीडियम, हाई। लो कितना कहते हैं 800, इससे ज्यादा ही चाहिए। मीडियम 1400, इससे ज्यादा होना चाहिए। और हाई ग्रेड 500 से ज्यादा होना। जबकि इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो उसके पास रिफाइनरीज हैं वो सिर्फ 2 हैं, रिफाइनरी 1, रिफाइनरी 2। रिफाइनरी 1 एक्स से डिनोट कर देंगे और उनके नंबर ऑफ डेज को, रिफाइनरी 1 के वर्किंग डेज, नंबर ऑफ डेज को एक्स से डिनोट कर लेंगे, और रिफाइनरी 2 को के नंबर ऑफ डेज को वाई। भाई रिफाइनरी 1 पर डे 200 लो, 300 मीडियम एंड 100 हाई ग्रेड ऑयल प्रोड्यूस करती है पर डे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डेज उसके पास एक्स हैं, तो लो कितना वो प्रोड्यूस कर देगी 200x, मीडियम 300x, हाई 400x, इसमें एडिशन का साइन। ओके ओके। रिफाइनरी 2 100, 200 एंड 100, और इसके साथ और नंबर ऑफ डेज नेगेटिव में भी हो सकते हैं, रात हो जाती है, दिन खत्म हो जाता है, हम सो जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी 350 पर डे उसकी कॉस्ट है, और अगर वो x नंबर ऑफ डेज चलती है तो रिफाइनरी 1 की टोटल कॉस्ट है 350x प्लस रिफाइनरी 2 की y। ओके, y, यही वाला y बोला था तुमने, y। तो फर्स्ट कांस्टेंट का ग्राफ x को 0 करूं तो y की वैल्यू 8 है, सही कहा मैंने, x को 0 करूं तो y की वैल्यू 8, y को 0 करूं तो x की वैल्यू 4। डन। फर्स्ट
लाइन 1। सेकंड मीडियन, x को 0 करता हूं तो y की वैल्यू 700 है, 7 है, तो वो 7 यहां पे आएगा। और अगर y को 0 करता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1400 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4.33। सही बोला है, 4.67 4.6। तो इस 4 से तो थोड़ा सा आगे ही होगा ना, 4.67 इस 4 से तो आगे ही होगा ना, तो यहाँ पे आपने 4.67 ही रखना है, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गई लाइन 2। नेक्स्ट 5 देखो, ये 5 इस 7 से तो नीचे ही होगा ना, और इससे आगे डन। तो भाई इधर आपको ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये सिंगल नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन, तो फिर ये जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बनेगा, वो जो पहले वाला था ना वो बाउंडेड था, वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, वो बाहर नहीं निकल सकता था। ये अब हमें यहाँ तक तो लिमिट का पता है, ऊपर कितनी लिमिट है पता ही नहीं है, मतलब इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, तो इसे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहते हैं इसको। और वो जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वो बाउंडेड फिजिबल के चारों तरफ से घिरा हुआ था। डन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, इसको अगर फर्स्ट पॉइंट कहते हैं तो 0 एंड 8। नेक्स्ट अगर इसको पॉइंट बी कह दूं, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, तो जल्दी से फाइंड करो किसका है ये, इसका इंतजार के जा रहे हो यार, जल्दी जल्दी फाइंड किया करो यार। पॉइंट बी की वैल्यू बताएं। टू एन, डर डर के क्यों बता रहे हैं यार। पॉइंट सी is the point of intersection of line 2 and line 3। yes sir, जल्दी जल्दी जल्दी, आवाम कम हो गई है, थक गए होंगे ना बेचारे, क्योंकि क्यूएम का पेपर तो सितंबर में भी होना है। ये पल दोबारा थोड़ी आने हैं, क्यूएम का पेपर तो सितंबर में भी हो सकता है, और पास होना होगा तो तुक्का भी लग सकते हैं, तो उसके लिए मॉक डिस्कशन में जरूरी थोड़ी है। सर ने शुरू में मोटिवेट ही इतना कर दिया है कि बगैर पढ़े हम पेपर पास करते हैं। इतना मोटिवेट। और पॉइंट डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, चलो जल्दी से जरा मिनिमम कॉस्ट फाइंड करो। 1600, 700, 800, 1500, 1600 और 1750। तो मिनिमम कॉस्ट रिफाइनरी 1 वर्क करे 2 डेज के लिए, रिफाइनरी 2 वर्क करे 4 डेज के लिए, रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जानी है और कॉस्ट भी मिनिमम। हो गया क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट टुडे अली क्लियर। अच्छा ये जिस तरह से मैंने जरा जल्दी जल्दी से मार्क्स लिखे हैं तो उस टाइम पे मतलब पता चले 2 + 2 भी मैं कैलकुलेटर से पूछ रहा हूँ,
बबलू ऐसा नहीं करना, मैं इतना माइंड खुद यूज करना है कि कैलकुलेशंस करते करते भी ना कोई चीज ऐसी आ जाती है ना कि आप खुद से उसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, तो वही वो लिख दो कि कैलकुलेटर को एटलीस्ट उसकी वर्किंग ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रैंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग बाइंग एंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कमाल की डिसीजन मेकिंग है इसमें। बाइंग एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर रुपीज, भाई प्लान कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को परचेज कर लें और उसके लिए कितनी कॉस्ट चाहिए, 720। तो 720 तो एक टाइम पे करने पड़ेंगे और कंप्यूटर हमारा हो जाएगा। या फिर उसे कहा भाई रुक जाओ नौमान भाई, परचेज क्यों करने जा रहे हो, उधार पे लो यार, तुमने कंप्यूटर का क्या कर लेना है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम बिजनेस करने जा रहे हो, शॉप की जरूरत है, एक तुम्हारे पास आके लैंड लेकर शॉप कंस्ट्रक्ट करवा लो या शॉप जाके परचेज कर लो। किसी ने कहा ओ भाई सब कर शॉप क्यों परचेज कर रहे हैं, 2000 रुपये रेंट पे करता रही है मंथली बेसिस पे और जाकर बिजनेस स्टार्ट कर। अब नुमान सोचने में पड़ गया कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई या तो आप वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर परचेज कर लो 720 में, या फिर लीजिंग इट फॉर ₹24,000 पर मंथ। लीज का मतलब रेंट पर ले लेना, और 24,000 रुपये पर मंथ रेंट पे करते रहो। डन। अब हमने देखना है कि यार कंप्यूटर कितने अर्से तक यूज हो सकता है, कंप्यूटर की यूजफुल लाइफ क्या है, क्योंकि एक टाइम तो आएगा ना जब ये कंप्यूटर छुट्टी कर जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज 5 years। अब इसका मतलब अगर मैं परचेज करता हूं तब भी 5 साल तक जिंदा है, मतलब मैं 5 साल तक इसको इस्तेमाल करता रहूंगा, और अगर इसको लीज पे लेता हूं तो 5 साल तक किराया देता रहूंगा। ओके, आफ्टर विच द salvage वैल्यू विल बी ₹160,000। अक्सर बच्चों को तो ये नहीं पता चलता ये salvage वैल्यू क्या है। तो salvage वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ये एक मशीन का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था एनयूटी के अंदर, वहां पे भी मैंने बताया था। और ये एक ऐसी वैल्यू होती है, मैंने कहा था बस इतना याद रखना कि कबाड़ में जब कोई चीज बेचने जाते हो तो वो कबाड़िया आपको कितने रुपए देता है, तो ये वो है। मतलब एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, हमेशा याद रखना सॉल्वेज वैल्यू हमेशा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मिला करती है, ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ नहीं। मतलब 5 साल के एंड पर अगर आप उस कंप्यूटर को सेल करो तो 160,000 आपको मिलेगा, लेकिन बेटा वो 160,000 तो उस वक्त मिलेगा ना जब वो चीज आपकी अपनी होगी, जब आपने परचेज किया हुआ होगा। जब आप रेंट पर हो तो बेटा जिसकी शॉप होगी उसी को मिलेगा, फिर तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इस 160,000 का जो ताल्लुक है ना वो परचेज से है, लीज के साथ नहीं। डन हमजा, इसका ताल्लुक परचेज, भाई एसेट आपका होगा तो आप बेचोगे ना, जो चीज आपकी ही नहीं आप बेचोगे क्यों, और उसका रिटर्न फिर आपको तो नहीं मिलेगा जब आपका ही नहीं है। तो परचेज करने की सिचुएशन में यह आपका इनफ्लो था, परचेज करना आउटफ्लो था, लेकिन ये आपका इनफ्लो। अच्छा, इफ द कंप्यूटर इज परचेज्ड, और आप यहां से गाड़ी बुक करवाओ उबर और आपने जाना हो नियाजी अड्डे तक, वो आपसे कहता है भाई 200 रुपये लूंगा, पेट्रोल आप डलवाओ, ये वो डलवाएगा, तो जिसकी गाड़ी होगी वही करेगा ना। भाई अगर रेंट पे लेके जा रहे हो तो आपने तो सिर्फ रेंट पे करना है, मेंटेनेंस तो उसकी होगी ना। लेकिन अगर गाड़ी आपकी अपनी है और आपने कहीं जाना है, बगैर पेट्रोल के भाग जाओगे या पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, तो एक तो गाड़ी लेने के ऊपर इतना सारा खर्च, तो पेट्रोल भी मैं डलवाऊं है, तो हाँ
तो भाई मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर तुम परचेज करते हो तो वो भी कंप्यूटर तो तुम्हारा है, अब अगर उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस कॉस्ट आती है तो वो तुम बेयर करोगे। कितनी? विल हैव टू बेयर मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ ₹8,000 पर मंथ। हर महीने 8,000 रुपए की मेंटेनेंस कॉस्ट है। लेकिन अगर तुमने वो रेंट पे लिया हुआ है कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जिसका है वही मेंटेन करके देगा, तो 24,000 रुपये उसमें मिलेंगे। क्लियर? फिर शुड द कंपनी बाय और हायर द कंप्यूटर ऑन लीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। कमाल का क्वेश्चन था। और आई क्या में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बेसिकली से एक ही क्वेश्चन में पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आई क्या में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन स्मॉल कॉन्सेप्ट्स के साथ, कि कुछ छोटी छोटी बातें पूछी हुई होती हैं, इतना हैवी कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन इसने तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को हिला के रख दिया। अब एक तरफ है तुम्हारे पास लीज का ऑप्शन और दूसरी तरफ है परचेज का ऑप्शन। दोनों को कंपेयर करने इनकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, दोनों को कंपेयर करना है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। अब आपने तो खुद परचेज करना है, तो परचेज उससे करोगे जहां से प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही हो। भाई आपने सेल नहीं करना, सेल करना हो तो हायर अमाउंट देके जाना। भाई आपने तो खुद एक्वायर करना है ना, तो बेटा लीज से प्रेजेंट वैल्यू कम आए तो उस ऑप्शन पे चले जाना, और अगर परचेज से प्रेजेंट वैल्यू कम आए तो उस ऑप्शन पे चले जाना। डन? और अगर आप लीज को देखें तो मेरे ख्याल से रेंटल्स बन रहे हैं। जमशेद भाई थक गए हो? तो मेरे ख्याल से रेंटल्स बन रहे हैं अगर लीज को देखें तो। कितने? 24,000 रेंटल्स। भाई एन्युटी लग जानी है, ऑर्डिनरी लग जानी है एन्युटी। 24 इंटू प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई होना है, तो फिर 1 माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस 0.12 कंपाउंडेड मंथली, तो 0.01 कर देना। अब देखें 12 डिवाइडेड बाय 12, तो भाई वो कैलकुलेटर से ना करवाना, तो 0.01 खुद कर देना। पीरियोडिक रेट रेस्ट बार 5 साल तक कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय, अब क्या कोई और अमाउंट लीज में आएगी? ना, सिर्फ रेंट पे करना था बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये लीज की प्रेजेंट वैल्यू चेक करें। दोबारा 20, बस ठीक है, माफ कर दे यार। 21 लिखवा देता बस। बाकी यही अमाउंट है। अच्छा, नहीं बाकी यही अमाउंट है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो 10 लाख है। मैं समझ रहा था शायद 1 लाख है, तो 720 तो वैसे ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट परचेज पे चलती है ना, तो हमने रेस्ट पावर 5 किया होगा यार। इसका सोल्यूशन देख यार, ये इसने ना 0.1 किया होगा, 0.01 है। तो इसका सोल्यूशन देखो, जल्दी करो, दिखा दे यार, दिखा दे। हाँ अच्छा, अब परचेज पर आओ। भाई 720 तो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर मौजूद है, तुमने पे कर देना है उसी टाइम, कर देना है। प्लस 8,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट, यही अमाउंट है। 8,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट है,
मंथली बेसिस पर है, इसके ऊपर एन्युटी का फार्मूला लगा दो। ओवर, अच्छा ये भी तुम्हें पे करना पड़ेगा, ये मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके अलावा रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, लेकिन वो स्क्रैप वैल्यू भाई ऐड नहीं करनी, वो माइनस करनी है, क्योंकि वो तुम्हें बेनिफिट हो रहा है। बाकी सारे तो तुम्हारे आउटफ्लो हैं, वो तुम्हें बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो तुम्हारी प्राइस को कम कर देगी। तो इसमें से माइनस कर देना 160,000 की प्रेजेंट वैल्यू, रेज़ टू पावर -60 जी, 9,91,568 बस। कंपनी शुड परचेज, यहाँ पे ये टिक कर देगा, कंपनी शुड परचेज, ये मैंने ठीक करना यहाँ से भूल गया था, मेरे से टेस्ट में मैंने परचेज का ही ऑप्शन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो ना प्रेजेंट वैल्यू कम किसकी है, परचेज की, तो कंपनी शुड परचेज, हायर नहीं, कंपनी शुड परचेज। ये हर मौके में मैं यही सोचता हूँ कि इसको न जा के ठीक करना है, वो हमेशा भूल जाता हूँ। कंपनी शुड परचेज, डन। नेक्स्ट चलें, ऑनलाइन बेटा सबको क्लियर, कोई तो बोले, चले शुक्र है, कोई तो बोला है, शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं द वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन has the same value as its gradient, y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट की वैल्यू सेम है। इफ दिस लाइन कट्स द कर्व y, वो एक लाइन बता दी कि अगर वो x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कट करती है, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कट करती है, तो y की वैल्यू जाके चेक कर लेंगे कि एक पॉइंट मिल जाएगा। x उसने बता दिया कि 3 है, इस 3 को उस y की इक्वेशन में पुट कर दें तो वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, पॉइंट मिल जाएगा, वो 3 एंड y की जो भी वैल्यू आएगी वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, पॉइंट यहां से हमें मिलेगा और साथ में कहता है कि स्लोप और y इंटरसेप्ट सेम सेम है, और वो ये जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, ये इस इक्वेशन को y = x³ - 2x² - 3x - 8 को x की वैल्यू 3 के ऊपर जाके कट कर रही है, तो x की वैल्यू बता दी, y यहाँ से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए फिर सेम सेम होगा ना, वो पॉइंट कॉमन पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में देखें, पहली कंडीशन का तो पता चल जाएगा कि यार स्लोप और y इंटरसेप्ट सेम सेम हो। पहली इक्वेशन में देखें स्लोप और y इंटरसेप्ट सेम सेम, 2 2, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट सेम सेम है, इस y को दूसरी साइड पर लेकर आओ तो 2x + 2 सेम सेम। दूसरी इक्वेशन में देखो तो -2 - 2, थर्ड इक्वेशन में देखो तो फिर 2 एंड -2, तो ये तो कंफर्म हो गया कि सी वाला ऑप्शन नहीं है। लेकिन ए और बी तक अभी नहीं पता चला, तो मतलब पॉइंट देखना पड़ेगा। पॉइंट देखने के लिए यहाँ से y की वैल्यू, अब x तो कंफर्म है ना, y का नहीं पता ना, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें। y = 3 की वैल्यू पुट की, 3³
-2 × 3 का स्क्वायर -3 × 3 -8, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस, तो पॉइंट क्या बन जाता है 3 and -8। अब देखो ये पॉइंट कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब सी को तो रिजेक्ट कर चुके हैं ना, अब ए और बी में देखना। अब अगर हम लोग ए में जाके देखें 2 × 3 माइनस माइनस +8 +2, तो क्या 0 होता है, तो ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बी 2 × 3 प्लस माइनस -8 +2 = 0 कर गया सेटिस्फाई। ओके, ऑल क्लियर। और अगर इसके प्रॉपर मेथड पे जाना है, स्लोप और y इंटरसेप्ट की बात कर रहा था, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c, y की वैल्यू -8, x की वैल्यू 3। स्लोप और y इंटरसेप्ट को सेम होना चाहिए। मैं इसको a कंसीडर कर देता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता ना कि सेम क्या है, तो मैं इसे a कंसीडर करता हूँ। तो मैं लिखूंगा 3a। अब इस 3 से मुराद वो m नहीं है, 3 से मुराद है वो x की वैल्यू, और a से मुराद है स्लोप प्लस a। तो यहां से a की क्या वैल्यू आ जाएगी, a = -2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y = -2x -2। और अगर सिंप्लीफाई रीअरेंज करें तो हम लिखेंगे 2x + y + 2 = 0। ऑप्शन, ये प्रॉपर मेथड था। अच्छा क्वेश्चन था ना, घुमा देने वाला है। ये मेरिट सर्टिफिकेट था, अब खुद देख लो। और ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हालांकि अगर इस पर थोड़ा सा सोचते, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टाइम दे देते, इसमें सॉल्व हो जाना था। कि पहले वाली बात तो क्लियर हो रही थी ना कि यार मैंने y इंटरसेप्ट और स्लोप को सेम रखना है, और फिर x की वैल्यू 3, तो वो पुट करके y की वैल्यू फाइंड करके वहां से पॉइंट निकाल लो और उस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तमाम स्टूडेंट्स को। ओके बेटा, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब बड़े सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्ट में जरा हैवी क्वेश्चन थे। अब बड़े सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सिस्टम में तो रैंडम आ रहे थे, वो हर किसी के पास अलग अलग अरेंजमेंट से जा रहे थे। मेरे ख्याल से ऐसे ही था, इस सीक्वेंस में नहीं थे। अब देखें यहाँ पर तो मैंने सिर्फ मैथ्स की डिस्कशन, अलग से क्वेश्चन है, वो तो मैथ्स उससे दोनों मिक्स आ रहे थे। कॉस्ट का फंक्शन बता दिया, रेवेन्यू का फंक्शन बता दिया, रेवेन्यू को और से डिनोट कर रहा है। अब चैप्टर 9 के क्वेश्चन हैं, देखो कॉस्ट और रेवेन्यू का फंक्शन, फाइंड आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच लीड्स टू, तो बेटा एवरेज सेलिंग प्राइस, एवरेज से क्या मुराद होता है, टोटल सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो टोटल सेलिंग प्राइस मतलब टोटल रेवेन्यू। बेटा एवरेज सेलिंग प्राइस से मुराद सेलिंग प्राइस ही होता है। एवरेज से क्या मुराद होता है, पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस भी तो पर यूनिट ही होती है ना, तो ये सिर्फ कंफ्यूज कर रहा था। तो ये चीज तो सिर्फ कंफ्यूज कर रही थी तुम लोगों को। एवरेज किससे मुराद होता है, पर यूनिट। अब जरा सुनो, पर यूनिट सेलिंग प्राइस,
तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस मतलब सेल प्राइस, वही तो पूछ रहा है तुमसे। तो हम ना कंफ्यूज हो गए थे। तो टोटल रेवेन्यू, टोटल सेलिंग प्राइस को टोटल रेवेन्यू कहते हैं ना। तो एवरेज सेलिंग प्राइस टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट पर, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा? बहुत से मेथड हैं कि पहले प्रॉफिट फंक्शन अप्लाई करके यू फाइंड करके उसके ऊपर मैक्सिमाइजेशन का रूल अप्लाई कर दो, वरना हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, पढ़ा था मेरे ख्याल से, ये ज्यादा इजी होता है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट 3x माइनस प्लस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। बेटा ये और उसने कह दिया है कि ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स। भाई इसको मल्टीप्लाइड बाय एक्स ना कर देना, वो खुद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 55 माइनस 6x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीअरेंज करेंगे ना जस्ट, तो हम इसे रीअरेंज करके क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड करें, x इज इक्वल टू है 7 and 1। अब ये कह रहे हैं कि दोनों के ऊपर जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम है। तो बेटा जैसे अब जीरो नहीं बताया जाता कि भाई सुकून से घर में बैठे हो तो कॉस्ट जीरो होगी, इसी तरह कुछ ना कुछ बिजनेस कराया जाता है। अब उसे हम उसे ये नहीं कहेंगे कि यार तो बस एक ही यूनिट बेच के सुकून से आके बैठ जा, तो मतलब उससे मार्केट में जरा घूमने फिरने दो, उससे कुछ बिजनेस करवाओ। तो हम लोग 7 यूनिट सेलेक्ट करें। तो 7 यूनिट्स अगर इसको रेवेन्यू के फंक्शन में पुट कर दो तो वहां से टोटल रेवेन्यू आएगा, लेकिन अगर इसको सेल प्राइस के फंक्शन में पुट करो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। चलो टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लेते हैं। 55 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 का स्क्वायर, तो देखो कि टोटल रेवेन्यू कितना बनता है बेटा। ये टोटल रेवेन्यू एट 7 यूनिट्स एट, उसने क्या टोटल रेवेन्यू एट 7 यूनिट्स पूछा है, उसने क्या पूछा है एवरेज। तो लो ना यार एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 230 है डिवाइडेड बाय 7 34 आंसर। ओके अगर आप इसका प्रॉफिट फंक्शन बना के प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 0 फिर x की वैल्यू फाइंड करो और उस प्रॉफिट फंक्शन का फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके फिर देखो किस पे मैक्सिमम और मिनिमम है, तो वो 1 को वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। सेकंड डेरिवेटिव हमने कहा था अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम। तो 7 के ऊपर नेगेटिव आता है तो इसीलिए 7 को चूज किया। ओके और 7 के ऊपर टोटल रेवेन्यू नहीं बताना, टोटल रेवेन्यू पूछता तो 230 है, उसने एवरेज रेवेन्यू एवरेज सेलिंग प्राइस मतलब सेल प्राइस, तो वो हमारे पास 34 होनी चाहिए। और थक तो नहीं गए? सुहाने ख्वाब। अच्छा अब कॉस्ट फंक्शन डिमांड फंक्शन बताया मैंने कि जो डिमांड फंक्शन है हमारे पास वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट फंक्शन होता है। कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड पर मंथ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्वेश्चन ही खत्म हो चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट कंप्लीट है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 6 मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये प्राइस फंक्शन है, इसका रेवेन्यू फाइंड करें तो इसका रेवेन्यू क्या आ जाएगा 1680x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ले लो 1680 माइनस 6x, तो यहां से x फाइंड कर लो 279।
कॉस्ट फंक्शन कंप्लीट, क्योंकि फिक्स वो फिक्स्ड कॉस्ट आई हुई है उसके साथ, ₹6 वेरिएबल